If rate expression in terms of disappearance of ammonia हाँ जी, ये ना थर्ड क्वेश्चन फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। अमर इफ यू वांट टू गो गो प्लीज, सच में कह रही हूँ। देखो नॉर्मली हमें जब एक इक्वेशन गिवन होती है तो हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? कल मैंने बताया था पहला रिएक्टेंट क्या है, अमोनिया, माइनस लगाते हैं माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, बट अमोनिया के आगे स्टोइकियोमेट्री 4 है तो किससे डिवाइड करते हैं? एंड इट इज इक्वल टू दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, O2, माइनस आएगा, O2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री क्या आएगी? अमर स्टिल यू आर टॉकिंग, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस, और इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। उसके बाद NO की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है और 4 से डिवाइड होगा, और अगर वाटर की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 6 से डिवाइड होगा। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। बट क्वेश्चन थर्ड में ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर रखी है, वो ये कह रहे हैं कि मान लो कि रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है, मतलब इस 4 के इक्वल नहीं है। आइडियली जब हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना होता है। मतलब अगर मैं आइडियली देखूं तो रेट जो है वो माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के इक्वल नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, और 4 भी लेना पड़ेगा क्योंकि अमोनिया की स्टोइकियोमेट्री 4 है। बट ये क्वेश्चन 3 उन्होंने कुछ हाइपोथेटिकल बनाया, क्योंकि अगर आप रीड करो ये कह रहा है कि इफ द रेट एक्सप्रेशन in terms of disappearance of ammonia is minus delta NH3 upon delta T, मतलब वो कह रहे हैं कि रेट इतना ही है, फिर रेट O2 के बराबर कितना होगा, यानी कि ये 4 आपको उस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो जब आप ये 4 उस साइड लेके जाओगे तभी रेट सिर्फ डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी के इक्वल रहेगा ना। इस 4 को उधर ले जाओ और यही 4 उस साइड जाएगा तो वाटर के टर्म्स में 4/6। जैसे मैं तुम्हें इसकी एक मतलब सिचुएशन समझाती हूँ, अगर तुम्हें मतलब हाइपोथेटिकल समझ नहीं आ रहा। मान लो एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट 4 गुना खत्म होता है तो दूसरा रिएक्टेंट 5 गुना खत्म हो जाता है। यानी कि तुम्हें ये बात पता है कि हर रिएक्टेंट की खत्म होने की स्पीड अलग अलग होती है। हम क्यों डिवाइड करते थे? इसीलिए डिवाइड करते थे कि कोई रिएक्टेंट तो 4 गुना खत्म हो जाएगा और कोई रिएक्टेंट 5 गुना खत्म होगा, तो रिएक्शन की स्पीड तो अलग अलग आ जाएगी। जो रिएक्टेंट 4 गुना खत्म हो जाएगा इसका मतलब है अगर हम उसकी मदद से रिएक्शन की स्पीड निकालेंगे तो आंसर अलग आएगा, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते थे ना। और अगर कोई रिएक्टेंट 5 गुना खत्म हो रहा है तो उसको 5 से डिवाइड कर देते थे। अब मैं एक सिचुएशन ये वो कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन की स्पीड अमोनिया जितनी ही है, मतलब जितनी जल्दी अमोनिया खत्म हो रहा है उतनी ही रिएक्शन की स्पीड है, ये मान लो वो ये कह रहे हैं कि उसकी 4 से डिवाइड नहीं करना, तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि जो दूसरे रिएक्टेंट है वो इंटू 4 हो जाएंगे। मतलब जैसे अगर एक रिएक्टेंट अगर 4 गुना खत्म होता था तो दूसरा रिएक्टेंट सिर्फ 1 ही गुना खत्म होता था। बट अब वो ये मान रहे हैं कि किसी कारणवश मान लो कि जो रिएक्टेंट 4 गुना खत्म हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड उसके 4 गुना नहीं है, उतनी ही है जितनी जल्दी वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब जो रिएक्टेंट 1 गुना खत्म हो रहा था वो 4 गुना नहीं हो जाएगा। कैसे समझाऊं? आगे क्या समझ आया? हाँ है
माइनस तो इसीलिए है ना, जब जब हम रिएक्टेंट्स के टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करते हैं, तो मैंने कल बताया था कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घट जाता है। तो जो ये चेंज आएगा O2 में, मान ले तूने स्टार्टिंग में 10 लिए, बाद में 8 ही रह गए, तो चेंज माइनस में आएगा, बट स्पीड माइनस नहीं हो सकती ना। वो तो माइनस हमने इसलिए लगाया था कि जब भी हम रेट किसी रिएक्टेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो चेंज नेगेटिव आता है। इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव हम पहले ही क्या लगा देते हैं, कल का विद टाइम कम होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे से कभी एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है कि मान लो रेट 1/4 के इक्वल ना होके इसके इक्वल है, तो इस 4 को हटाना पड़ेगा। 4 कैसे हटेगा, मल्टीप्लाइंग ऑल साइड्स बाय 4, तो उस हिसाब से सबके आगे 4 आ जाएगा। तो O2 के टर्म्स में भी अब रेट 1/5 चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, 4/5। वाटर के रिस्पेक्ट में भी वो 1/6 चेंज नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, मतलब एक तरह से अगर इसमें हम 4 हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हर इक्वेशन में 4 4 4 ऐड कर दो बस। ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। और किस क्वेश्चन में डाउट है, सेवेंथ में डाउट है ना, किसका? काफी सारे बच्चे बोल रहे थे 7th में है, 7th में है डाउट। ये तो करवाया ही था, 2N2O5 gives 4NO2। पहले इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो, बोलो, -1 बाय डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा NO2 की टर्म्स में और O2 के टर्म्स में। अब क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है कि N2O5 की कंसंट्रेशन 0.5 से 0.4 हो रही है इन हाउ मच टाइम, 10 मिनट्स। इसमें क्या डिफिकल्ट है, और 1/2 कितना चेंज हो रहा है, 0.5 से माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 200। आंसर इज, हाँ ये इसमें क्या मुश्किल है, ये जिसका डाउट है प्लीज आज भी इसमें क्या डाउट था। ये तो कल भी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था कि N2O5 में चेंज 0.5 से 0.4 हो रहा है इन 10 मिनट्स। और कल भी मैंने ये बोला था कि अगर कोई बच्चा डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर लेगा कि चेंज 0.5 से 0.4 आ रहा है इन 10 मिनट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि N2O5 के आगे 2 है, तो स्टोइकियोमेट्री 2 से डिवाइड करना है। तो नेवर डू सच क्वेश्चन डायरेक्टली कि मैम सीधा हमने कर लिया कि कंसंट्रेशन 0.5 से कितनी हो रही है, 0.4, so the change is 0.4 minus 0.5 divided by 10. You have to divide by the stoichiometry too. इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले पूरा एक्सप्रेशन लिखो, फिर जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे N2O5 की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0.5 से 0.4 इन 10, ये लास्ट क्वेश्चन करो फिर चले, ये मैंने करा दिया था, ये हो गया। चलो अब हम आगे चल रहे हैं, कर लिया होमवर्क, जब तुम पास हो जाओगे तो तेरा तो पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, तो बातें मत कर तू, ये बोली। वंशिका, आज अमृतपाल, 4th में डाउट है, तुम्हारा ही डाउट है ना, क्लास के बाद समझ के जाना। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, अब हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिनको पता नहीं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं, और इस संडे आपका टेस्ट है। मैंने कल अनाउंस करना था, मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ, लिख लो टॉपिक, आपका चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट है। टॉपिक्स नोट कर लो प्लीज। E0 सेल, नॉन इक्वेशन, यस, और जो बच्चा नहीं देने आया
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। पहले भी इन टॉपिक्स का टेस्ट हो चुका है, वो टेस्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। डेल्टा जी माइनस एन एफ, ये आना चाहिए था पेपर में, ऐसी बात। और एक और क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड लॉग के सी। मैं ये टॉपिक्स टेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजूंगी, प्लीज नोट कर लो। पार्ट 1, मेरी बात सुन लो, अगर टुकड़ों में टेस्ट देते रहोगे, जैसे आपको सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्फिडेंस आ गया है, इसका भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई संडे को टेस्ट मिस करेगा, फिर तुम मेरे को पहले ही बता दो, मैं आपका सैटरडे रख लूंगी टेस्ट। जिसके कोई संडे को प्लान्स हैं, वो सैटरडे को टेस्ट दे के जाए। सैटरडे दे जाओ फिर टेस्ट। और अमर देना है। एंड एक और चीज पर बोली, ओनली नोट्स। कोई आपने पीवाईक्यूज नहीं करने, कोई मेरी असाइनमेंट नहीं करनी। वैसे मैंने दी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सिर्फ नोट्स में जो मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं या जो मैं होमवर्क प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम देती थी, अगर बाई चांस प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम उस वक्त नहीं करे थे, वो मैं दोबारा सेंड कर दूंगी। You have to do only notes plus practice problems given in Pradeep. गुरताज सुन ले, जे पास होना था। कमिंग संडे वी हैव अ टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। मैं इस चैप्टर के 3 हिस्सों में टेस्ट लूंगी, ठीक है। पार्ट 1 ये, पार्ट 2 में आपका कोलराश लो, फैराडे लो आ जाएगा। अगर बाय चांस कोई टॉपिक नहीं आएगा तो एक दिन पहले रिवाइज भी करवा दूंगी। संडे इसलिए टेस्ट रख रही हूँ, आज से पढ़ना शुरू कर दो। सैटरडे अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो वी कैन टेक द डाउट्स आल्सो। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये मेरे तीन टेस्ट दे दोगे ना, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा तैयार हो जाएगा। ये पहला टेस्ट है। एक टेस्ट लूंगी जिसमें सारा मैंने वो मरकरी सेल याद करवाया था कि मरकरी प्लैनेट पे बिल्ली को भेजा है मारने के लिए, वो सारी इक्वेशंस करवाई थी, उसका टेस्ट लूंगी। एक दिन कोलराश लो, फैराडे के लूंगी। तो पार्ट्स में लूंगी, आपका पूरा चैप्टर का प्रिपेयर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। बट अगर किसी ने टेस्ट मिस करा और फिर से वैसे कैजुअलिटीज दिखाई जो आपने मेरे को पहले दिखाई हैं, फिर मैं आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकती। एन निकालते थे जो मेन, इसमें एन ही नहीं बच्चे सही निकालते। फोटो खींच रही है, खींच लो। भव्या खींच ली फोटो। टेस्ट सैटरडे रखो, मेरी बात सुनो ना, जो नहीं आ सकते वो सैटरडे दे देना। नहीं, आइदर सैटरडे और संडे बस। संडे ही है वैसे तो, अगर कोई बाय चांस नहीं आ सकता तो सैटरडे, वो भी क्लास के आगे पीछे, क्योंकि मेरे को क्लास मिस नहीं करनी, मेरे को सिलेबस आगे कराना। ओके, आगे चलते हैं। युवराज, अब मेरे को किसी को पिन पॉइंट ना करना पड़े। अभी तक हमने रिएक्शन की स्पीड को निकालना सीखा है, और जिन बच्चों को बाहर निकालने का मकसद ये था कि अगर आप पहली एक्सरसाइज ही नहीं करोगे जिसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ रेट ऑफ चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लगाते हैं और स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम ये क्या निकाल रहे थे, स्पीड निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे थे और उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अब हम आगे चल रहे हैं इस चैप्टर में जिसमें हमने रिएक्शन की स्पीड निकालनी सीखी है। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिएक्शन इतनी स्लो होती है ना। अब मेरी बात सुनो, अब साइंटिस्ट हैं, अमोनिया की मैंने इंडस्ट्री लगा दी। अब मैं तो चाहूंगी ना कि अमोनिया जल्दी जल्दी बने, रिएक्शन जल्दी जल्दी हो, तभी मेरी इंडस्ट्री फायदे में जाएगी। तो वी रियली नीड टू नो द फैक्टर्स, ताकि अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो मैं उसको कैसे फास्ट कर सकती हूँ। जैसे छोटी क्लासेस में आपने वन ऑफ द फैक्टर पढ़ा था कैटलिस्ट। आपने वन ऑफ द फैक्टर क्या पढ़ा था कि कैटलिस्ट को बढ़ा डालने से रिएक्शन की स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। टेम्परेचर,
अगर कोई रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तब भी रिएक्शन की स्पीड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, डबल। तो यानी कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये देखते आए हैं कि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड बढ़ जाए या उसकी स्पीड घट जाए, वी डू हैव सम फैक्टर्स। तो आज हम जो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, यश मुझे किसी की आवाज ना आए प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट। पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन। कौन बताएगा कि अगर मुझे रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो मैं रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ाऊं कि घटाऊं? मतलब आपको क्या लगता है कि स्पीड की रेट ऑफ रिएक्शन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इनवर्सली? जाहिर सी बात है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर एटम्स ही कम होंगे तो कोलिजन भी कम होंगी। कोलिजन देखो, जब रिएक्टेंट टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं ना। अगर कंसंट्रेशन, दिव्यांश प्लीज, आई एम रियली डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉलिक्यूल्स ही कम होंगे, कंसंट्रेशन ही कम होगी, कोलिजन भी क्या होंगी, कम, प्रोडक्ट भी क्या बनेंगे, कम, स्पीड भी क्या होगी, स्लो। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कोलिजन ज्यादा टकरे होंगी, टक्कर ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब हम बिना पढ़े भी ये बात जानते हैं दैट मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मोर इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब हुआ क्या, एक लॉ ऑफ मास एक्शन आया, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन आया। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी विथ सम स्टोइकियोमेट्री। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन है ना, उसकी स्पीड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। कहने का मतलब है कि अगर इस A की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो इसकी स्पीड उसकी पावर 2 पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर तुम A को डबल करोगे तो स्पीड डबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है तो वो 4 टाइम्स होगी। वो क्या होगी, मतलब डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें भी पता था, बट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू इट्स स्टोइकियोमेट्री पावर, टू इट्स स्टोइकियोमेट्री। यानी कि अगर किसी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो उसकी स्पीड कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन की पावर में हमें वो स्टोइकियोमेट्री रखनी पड़ेगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो उसकी स्पीड उस रिएक्टेंट की 2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। 2 पावर मतलब तुम उसको डबल करोगे बट स्पीड 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और अगर किसी रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 3 है तो युवराज वो उस रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, 3। यानी कि तुम तो उसको डबल करोगे पर वो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, 2 की पावर 3 मतलब 2 से 4, 4 से 8 हो जाएगी। ऐसा किसका कहना था, लॉ ऑफ मास एक्शन का। आई अगेन रिपीट, लॉ ऑफ मास एक्शन ने कंसंट्रेशन को स्टडी किया और उसने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ओके हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कहा कि जरूरी तो नहीं है, क्योंकि उनको कई रिएक्शंस ऐसी मिली जिसमें रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 थी बट स्पीड उसकी पावर 2 पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी, वो उसकी 1 पावर पे ही डिपेंड कर रही थी और कभी कभी कर भी रही थी। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये हर बार काम नहीं करता, दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग, लॉ ऑफ मास एक्शन सही नहीं है। होता क्या है, आपको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है कि सच में वो एक ही कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। हम ऐसे बस देख के नहीं बोल सकते कि रिएक्शन में 1 है तो 1 ही आएगा, हो सकता है वो हाफ पे ही डिपेंड कर रहा हो। वो हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है कि सच में ए को डबल करने पर रिएक्शन की स्पीड डबल हो रही है या 4 गुना हो रही है या 3 गुना हो रही है, तो उसके हिसाब से पावर निकाली जाती है। और ये पावर जो आती है वो ए और बी के बराबर हो भी सकती है और तो अब जो एक्सपेरिमेंट करके हमें एक्चुअल में रेट का डिपेंडेंसी पता लगती है ए और बी को, इस एक्सप्रेशन को रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये हमेशा में क्वेश्चन में गिवन होगा
क्योंकि हम अगर हम एज अ स्टूडेंट, अब मैं आपको बोलूं कि गाइस ये रिएक्शन है 1,2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, तो आप तो यही कहोगे ना कि मैम हमें क्या पता ये N2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हम सेम पावर तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने सेम पावर ले ली ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ। तो ये तो रॉन्ग ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो कभी भी किसी रिएक्शन को देखकर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज टोटली एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। वो कैसा एक्सपेरिमेंट कॉन्सेप्ट है? एक्सपेरिमेंट। तो यानी कि एक बात पक्की है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा रेट लो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि हमें गिवन होगा कि वो N2 की कितनी पावर में डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो उन्होंने हमें N2 की पावर हाफ दे दी और H2 की पावर 3/2 दे दी, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि रेट N2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो 1 पे कर रहा है, और H2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। These powers which are given in the rate law expression are called order। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जब भी आपको किसी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा, जैसे अगर एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया, और क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है कि वो N2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, हाफ, H2 की पावर कितने पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट इज दिस हाफ नोन एज? बोलो। नहीं, इसको बोलेंगे क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2। अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2, नैतिक 2। और अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्लस करनी है x + y, x की पावर हाफ है +2, तो आंसर क्या आ गया? 5/2। तो आज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो हमने बोला कि ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता थी कि रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कोलिजन्स बढ़ेंगी, स्पीड बढ़ेगी। बट जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी कि ठीक है ए और बी अगर रिएक्टेंट हैं उनके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करता है, बट पावर्स क्या रहती हैं, तो पहले लॉ ऑफ मास एक्शन आया जिसने कहा कि रिएक्शन की जो स्पीड होगी ना, जो रेट होगा, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मतलब अगर रिएक्शन में N2 के आगे 1 है तो वो N2 की 1 पावर पे ही डिपेंड करेगा, और रिएक्शन में H2 के आगे 3 है तो वो 3 पर ही डिपेंड करेगा। तुम तीनों ना, यू हैव टेकन द परमिशन, गो। हरी अप, प्लीज लीव द क्लास विदाउट एनी नॉइज। व्हाट अबाउट आगे का लेक्चर? आगे का लेक्चर टुमारो नहीं, यहाँ से सुनना, टुमारो इसके आगे हो जाएगा। हाँ जी, N2 की पावर जरूरी है कि 1 होगी? इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको कैसे पता लगेगा? इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी गिवन इन द। और जिस एक्सप्रेशन में हमें सच में बताया होता है कि वो A की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, B की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है गाइस? रेट लॉ। उस एक्सप्रेशन को युवराज क्या बोला जाता है? रेट लॉ। और वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, और देकर हमें वो बोलेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर आपसे ए का ऑर्डर पूछा है, अभी आपको ऑर्डर का फिजिकल मीनिंग नहीं पता लग रहा, बट ऑर्डर पूछा जाता है। ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज दैट पावर जिस पे रिएक्टेंट डिपेंड कर रही है। तो रिएक्टेंट की कितनी पावर पे रेट डिपेंड कर रहा है? एक्स। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आप क्या बोलोगे? एक्स। अगर वो पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या बोलोगे? पावर देके तनवीर बाई। लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, तो आपने सिंपली क्या करना है? एक्स प्लस, आपने सिंपली क्या करना है? एक्स प्लस। तो अगर ये चीज समझ आई है हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर, ओके। क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखो,
अब देखो ये रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन क्या है, बोलना एक बार रिएक्शन रीड आउट करना। 2N2O gives, पर इसका रेट लो एक्सप्रेशन क्या गिवन है नवजोत? रेट इज इक्वल टू N2O की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये 2 पे डिपेंड कर रहा है? हमने रेट लो एक्सप्रेशन देखना है। रेट लो एक्सप्रेशन में N2O की पावर कितनी दिख रही है? तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? आई अगेन रिपीट, जब भी आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है आपको रिएक्शन नहीं देखनी। यू नेवर हैव टू सी द रिएक्शन टू कैलकुलेट द ऑर्डर। आपको कौन सा एक्सप्रेशन देखना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेट N2O की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगली इक्वेशन देखो, अगली इक्वेशन में जो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है दिख रहा है, वो H2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? I2 की भी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो स्टोइकियोमेट्री भी 1 1 है, तो कभी कभार तो पावर स्टोइकियोमेट्री से मैच कर सकती है। अब कोइंसिडेंस हो गया, यस सब कह रहे इट्स अ कोइंसिडेंस, यस इट इज अ कोइंसिडेंस कि बाय चांस तुमने देखा कि रेट लो एक्सप्रेशन में H2 की पावर कितनी आ रही है और स्टोइकियोमेट्री भी कितनी आ रही है। तो इसको मिसकॉन्सेप्शन मत लेना कि मैम उन्होंने स्टोइकियोमेट्री उतारी होगी। रेट लो एक्सप्रेशन देने का मतलब है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सच में रेट H2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, I2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। सो हाउ यू फाइंड ऑर्डर? टोटल ऑर्डर कैसे निकलता है? x प्लस वाई, x भी 1 है और y भी क्या है? 1। तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी? इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट्स अ, पिछली रिएक्शन का ऑर्डर 1 आया तो दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिन रिएक्शंस में ऑर्डर प्लस करके 2 आएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगला बताओ, इस रिएक्शन को देखो, इसमें रेट लॉ में वो NO2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है और O2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? तो ये कौन सी ऑर्डर हुई? इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि इसमें ऑर्डर 3 आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में तुमने देखा कि वो H2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? स्टोइकियोमेट्री भी 1 है और पावर भी 1 है, लेकिन अगले रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 है बट उन्होंने पावर क्या दे रखी है? यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन में पावर जरूरी नहीं है, वही होती है। इसीलिए रेट लो एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, हम खुद नहीं लिख सकते। और जब तुमने रेट लो में देखा कि H2 की वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1। Br2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? हाफ। तो ऑर्डर क्या आ गया? सो फ्रॉम दिस व्हाट यू इन्फर दैट ऑर्डर कैन बी इंटीजर, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। जरूरी नहीं है कि प्लस करके हमेशा 1 2 3 वैल्यू ही आएगी। कभी कभार अगर पावर्स ही फ्रैक्शन में गिवन होंगी तो प्लस करके फ्रैक्शन भी आ सकता है। एंड यू नो व्हाट, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक की पावर 1/2 है, दूसरे रिएक्टेंट की पावर -1/2 है, तो कमल उस केस में ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? हाफ माइनस हाफ 0। सो ऑर्डर कैन बी 0, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर कैन बी इंटीजर। ऑर्डर का मतलब सिर्फ इतना है, सम ऑफ द पावर। तुमने पावर्स को क्या कर देना है? ऐड। अब वो ऐड करके इंटीजर भी बन सकता है, वो ऐड करके नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू भी बन सकती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। तो यहां से क्या समझ आया नैतिक? व्हाट इज द ऑर्डर? अगला ऑर्डर निकालो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट रिएक्शन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। अगर तुम रिएक्शन को देखते प्रॉपर तो तुम्हें लगता कि इसको अमोनिया के 2 पावर पे डिपेंड करना चाहिए, बट स्टोइकियोमेट्री पे तो वो डिपेंड करता नहीं। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि ये अमोनिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि पावर क्या दे रखी है? मतलब तुम अमोनिया को डबल कर रहे हो, अमोनिया को ट्रिपल कर रहे हो, रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये क्या होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसकी पावर 0 है। बट आप पूछोगे कि मैम ये कैसे हुआ? अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हम उसमें अमोनिया डबल कर रहे हैं, तो अभी आपने बोला था कि एटम्स डबल करोगे टक्कर कोलिजन ज्यादा होंगी, तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए। ये फिजिकल मीनिंग बताओ कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कैसे पॉसिबल है कि हम रिएक्टेंट डबल कर रहे हैं बट रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ रही? मतलब तो यही बन रहा है ना कि अगर वो अमोनिया की 0 पावर पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर 0 आ गया, फाइन। बट आप फिजिकल मीनिंग तो मेरे से पूछो कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? जब आप अमोनिया डबल कर रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बढ़ना तो चाहिए। रिएक्शन की स्पीड कैसे नहीं बढ़ रही? अब ध्यान से सुनना, असल में इस रिएक्शन में रोल अमोनिया का नहीं प्लैटिनम का होता है। प्लैटिनम कैटलिस्ट है। जब आप अमोनिया
उसके ऊपर ब्रेक करने के लिए डालोगे अमोनिया, प्लैटिनम पूरी कवर होगी। प्लैटिनम ने जितना अमोनिया तोड़ सकना था उसने अपने सरफेस पे अमोनिया कवर कर ली, वो उतना ही अमोनिया तोड़ेगा। अब तुम अमोनिया डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, प्लैटिनम कहेगा मेरा सरफेस ही भरा पड़ा है, मैं तो उतनी अमोनिया तोड़ूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है। तुम अमोनिया डबल कर दोगे तो मैं ज्यादा अमोनिया नहीं तोड़ूंगा। तो जो अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि तुम अमोनिया की क्वांटिटी कितनी दे रहे हो, वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि प्लैटिनम का ही सरफेस कितना है। अगर प्लैटिनम के सरफेस पर अमोनिया आकर एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद तुम सिलेंडर से या वैक्यूम पंप से अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, प्लैटिनम थोड़ा अमोनिया तोड़ देगा, वो तो जितनी उसके सरफेस पर चिपकी होगी वो उसी को तोड़ेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की स्पीड, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने पर रेट पर कोई फर्क ही नहीं आता, क्योंकि स्पीड उस पे ना डिपेंड करके कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रही होती है। किस पे डिपेंड कर रही होती है? तो जब वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल या ट्रिपल करने से फर्क ही नहीं आ रहा, तो वो उसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बस आज इतना पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा? शट अप। हमने क्या पढ़ा? हाउ डज रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। कौन बताएगा? कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली। जैसे जैसे कंसंट्रेशन लो से क्या होएगी? हाई, कोलिजन बढ़ेंगी, स्पीड भी बढ़ेगी। बट कैसे कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ये किसने बताया? लॉ ऑफ मास एक्शन आया। सबसे पहले क्या आया? लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा कि रेट ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और पावर्स वही होंगी जो स्टोइकियोमेट्री में है। पावर्स वही लेनी है जो कहाँ पे है? बट क्या लॉ ऑफ मास एक्शन सही था? क्या जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो हर बार रिएक्टेंट की पावर्स वही आई जो जो स्टोइकियोमेट्री में दिख रही थी? अभी अभी लास्ट रिएक्शन में देख लो, अमोनिया के आगे 2 आ रहा था, बट एक्सपेरिमेंट करने पर पता लगा कि वो अमोनिया की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि साइंटिस्ट ने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है, लॉ ऑफ मास एक्शन गलत है। हमें तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट करके जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन बताता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन बोलते हैं? बट कैन वी राइट द रेट लॉ? क्या हम रिएक्शन को 1N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया को मैं देख के बोलूं कि तुम रेट लॉ लिखो? तुम लिख सकते हो? तुम नहीं लिख सकते। तुम कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि वो N2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? सो द बेस्ट पार्ट इज रेट लॉ विल बी गिवन टू अस। हमें क्वेश्चन में रेट लॉ, जैसे अभी हमने इतने सारे एग्जांपल्स करे तो उसमें रेट लॉ गिवन था, रेट लॉ गिवन था। और अभी तक किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैम रेट रिएक्शन की स्पीड है, N2 और रिएक्टेंट है, उसकी पावर ऑर्डर है, ये K क्या है? K ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया होगा तो कांस्टेंट ही होगा, बट इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं K को? ऑब्वियसली अगर मैं बोल रही हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया होगा तो K आया होगा। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही है, बट इसको कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को देख के हरसिमर क्या पता लगा कि ये कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल में वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा था? 1 + 1, तो ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई? नेक्स्ट एग्जांपल में वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा था? 2 + 1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? 3। नेक्स्ट में हमने प्लस किया तो पावर ऐड करके क्या आ गई? And what did we infer from this? That order can be positive, negative, integer, fractional, anything. And last but not the least, we came across an example जिसमें reactant की stoichiometry 2 थी, stoichiometry 2 थी। हमें लग रहा था कि शायद वो अमोनिया की 2 पावर पे डिपेंड करेगा, नहीं तो 1 पावर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा तो वहां पे वो अमोनिया की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा था? एंड सच ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज अ, एंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? मतलब तुम रिएक्टेंट को तो डबल कर रहे हो, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्टेंट को तो ट्रिपल कर रहे हो, स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि रिएक्टेंट डबल ट्रिपल हो रहा है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रोल ही प्लैटिनम कैटलिस्ट का है।
अगर प्लैटिनम कैटलिस्ट ने जितनी अमोनिया एब्जॉर्ब कर ली वो उतनी अमोनिया तोड़ेगा। तुम्हारे अमोनिया की क्वांटिटी को ट्रिपल या 4 गुना करने से स्पीड नहीं बढ़ सकती, क्योंकि प्लैटिनम कहेगा कि मेरा सरफेस तो लिमिटेड है ना, मेरे सरफेस में जितनी अमोनिया आ गई मैं तो उतनी तोड़ूंगा, बाकी अमोनिया को वेट करनी पड़ेगी। जब वो टूटेगी फिर अगली अमोनिया आएगी, फिर भी तो उतनी ही टूटेगी ना जितना प्लैटिनम है। यानी कि रोल तो प्लैटिनम का, अमोनिया का तो है ही नहीं। तो अमोनिया की वो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, सच अ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर। तो ऑर्डर के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। व्हाट इज ऑर्डर? सम ऑफ, नहीं मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सम ऑफ पावर्स x प्लस वाई जो तुम कर रहे हो 1 + 1 2 इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ। अगला पॉइंट कोई मुझे ऑर्डर के बारे में बता सकता है? इज इट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल? एक्सपेरिमेंटल। तुम्हें तो लगेगा कि मैम प्लस ही कर रहे हैं, थ्योरी है, बट एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ एक्सप्रेशन ही नहीं गिवन होगा तो क्या तुम पावर्स ऐड कर पाओगे? नो। अगर तुम्हें रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होगा तभी तुम पावर्स प्लस कर रहे हो ना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए तो क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्डर इज नेवर अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल। अगला पॉइंट ऑर्डर के बारे में बताओ। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी, it can be fractional। और ऑर्डर के बारे में सम ऑफ द पावर्स गिवन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इट इज एन। और ऑर्डर है क्या? इट टेल्स यू बेसिकली द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। अगर वो कंसंट्रेशन की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर 1 है, अगर वो कंसंट्रेशन की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर 2 है। तो बेसिकली ऑर्डर बता क्या रहा है कि स्पीड की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी पावर 2 पे प्रोपोर्शनल है कि उसकी पावर 3 पे प्रोपोर्शनल है। सो सी दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट वी डिड अबाउट द ऑर्डर। आज का टॉपिक समझ आया? तो लिखो जरा थोड़ा बहुत जो टाइम है। सबसे पहले एडिंग दो। यार मुझे लगता है कि ना एसी का टेम्परेचर लोग, हाँ, और वो रिमोट ही नहीं चल रहा क्योंकि उसके सेल ही नहीं है, एक सेल है। नहीं, टाइम पास ही करना है तुम्हें, कभी पानी ले आते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज लेके आऊँ। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्लीज गिव द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग। पहले हमने कौन सा फैक्टर करा है? आज हमने कौन सा फैक्टर करा है? कल हम टेम्परेचर करेंगे, फिर सारे करेंगे। आज हमने कौन सा? नोट तो मैं भेज, मतलब पुलवा कर रही हूँ। हाँ, 3 मिनट इज इक्वल टू 180। यस। देखो जिन्होंने नहीं लिखना वो चुप करके बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है। पहला फैक्टर क्या लिख रहे हो? सारे फैक्टर लिख लिए हैं? सारे फैक्टर लिखो। ए कंसंट्रेशन, प्लीज एक बार सारे फैक्टर्स लिख लो। Tanveer, you are not writing, you are on phone and it is very sad। हाँ गुरदा, थैंक यू। पहला फैक्टर लिख लिया जैनित? दूसरा एक बार सारे लिख लिए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड ही है। लिख भी ले, कॉपी तो हूं खोली है। मेरे को गर्मी लग रही है कि सबको लग रही है? लग रहा है ना, एसी का टेम्परेचर सेट नहीं है। यार फोन से भी तो हो जाता है नैतिक, फोन से भी तो ऑपरेट, सैमसंग में ना, आईफोन में भी नहीं होता ना, वो पहले रेडमी वाला फोन में होता है। नहीं, मैं इसका सेल ले आऊंगी, रिमोट तो है।
लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। ना उसमें भी होंगे। बी कैटलिस्ट, उसमें मोटे वाले हैं। हाँ अच्छा, बी कैटलिस्ट, मोटे को पतला बनाना। वो सारे निकाल देते हैं, सभी निकाल देते हैं। लिख लिए सारे फैक्टर्स। इसके बाद हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके बाद हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन। प्लीज लिखो। फर्स्ट फैक्टर लिखो। तुम्हें केमिस्ट्री की क्लास बहुत गंदी लगती है। नो मैम। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में पहला फैक्टर लिखो लॉ ऑफ, कौन सा लॉ करा हमने? जो गलत है फिर भी गलत चीज को पढ़ाना पड़ता है, ताकि गलत पढ़ेंगे तभी पता लगेगा सही क्या है। लॉ ऑफ मास। मैम जो समझाते ना तो अच्छे से समझ आता है, इंटरेस्टिंग होता है, पर लिखना नहीं है। मेरे को तो खुद बोरिंग लगता है, बट लिखवाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास नोट्स होंगे। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी टेस्ट नोट्स से ही पढ़ना। जिनके पास नोट्स नहीं है वो मैं आज पीडीएफ भेज दूंगी, आप प्लीज नोट्स में से ही टेस्ट दो। फिर अगला टेस्ट मैं पीवाईक्यूज में से लूंगी। पहले धीरे धीरे ही चलेंगे, पहले नोट्स वाले टेस्ट दो। मैम आप बस सारे चैप्टर भेजिए, जितना टेस्ट है जितना टेस्ट है उतना ही भेजूंगी। मुझे मीडिया का वही पढ़ना है, और प्रैक्टिस जो भी टेस्ट हुए। कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं उतना ही भेजूंगी नमन, जितना टेस्ट है संडे को उतने ही नोट्स भेजूंगी। और उसमें जो जो क्वेश्चन है घर बैठ के प्रैक्टिस करना, संडे को टेस्ट है। अगर मेरे हिसाब से चलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार हो जाएगा। सर तो कोई नहीं मारते, सर तो बहुत स्वीट है। But is it correct? No. But from experiment, it has been found that rate is directly proportional to any power x. Is it visible at the back? और जब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k। इस k को इग्नोर नहीं करना। This is called rate नहीं समझ आया है? हाँ नहीं, इस न्यूमेरिकल की जगह इक्वल टू
टाइम हो गया मैम, सर। हाँ बस यहाँ तक लिख के चले जाओ। ये मैम रिएक्टेंट स्पीशीज को काट। अच्छा ये भी मेरे गड़बड़ हो गई, वो ऊपर नीचे किया ना। टाइम कब हुआ है टाइम? सर ये वीडियो कॉल कर रहा है। क्यों आया नहीं? बाय। युवराज युवराज 2। आपको मेरे आपकी मम्मा को ना वरिंदर सर का, आपकी मम्मा को कॉल आ रहा है। सुमेधा सर की वैसे ट्यूशन कितने बजे होती है फिजिक्स के? 3:30 से 4:30, मतलब इससे पहले होती है। एड्रेस पता करना, एड्रेस भी बता दो एक बार। हाँ? लोकेशन फिर तो मेरे को भेज दो, मैं इसको भेज दूँ। ठीक है। वैसे गोविंद कॉलोनी में है ना आपका घर? गोविंद कॉलोनी में। और वो स्कॉलर के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, प्रबलीन वगैरह, खुश प्रबलीन पल, वो 3 वो नहीं आ रहे, वो प्लस पटेल वाले वैभव और गुरकीरत नहीं आ रहे। पटेल